हेलो, वेलकम टू स्टडी सेवन। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का जो है चैप्टर 3 तुर्क अफगान शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्क अफगान शासन। तो हम लोग ये ऑलरेडी क्या है पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि आज से क्या है कि लगभग 950 वर्ष पहले क्या था कि तोमर राजपूत वंश होता था एक। तो तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासन काल में जो है वो कहाँ पे शासन करते थे? दिल्ली में शासन करते थे। तो दिल्ली क्या था कि दिल्ली नगर जो है दिल्ली नगर का जो विकास हुआ था वो एक व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में हुआ। और इस नगर में क्या होता था कि कई धनी व्यापारी रहते थे और ये दिल्ली वाल के नाम से क्या है सिक्का भी ढाला जाता था वहां पे। तो जो धनी व्यापारी रहते थे वो लोग सिक्का ढालते थे दिल्ली वाल नाम से। और 12वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ कि उसके मध्य में अजमेर के जो वंश थे या चौहान शासक थे उन्होंने दिल्ली पर क्या है अधिकार कर लिया। और चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली का भी प्रशासन को अपना केंद्र बना लिया। 13वीं शताब्दी का जब आरंभ हुआ तो तुर्क लोग जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का जो है वो केंद्र बना दिया। और लगभग 300 वर्षों से अधिक तक क्या 5 राजवंशों ने क्या है कि सुल्तान के दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और इन 5 राजवंशों की सूची हम लोग नीचे आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से राजवंश थे, किस किस समय में थे। और दिल्ली सुल्तनत के सुल्तानों में जो है दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है अनेक बस्तियां बसाई, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं कि दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में ही जानते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ एक मैप है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे ये पोर्शन जो है वो तो दिल्ली है ना। दिल्ली दिल्ली कुना जहाँ पना सीरी हौद तक। लेकिन उसके आसपास का जो इलाका था जैसे ये तुगलकाबाद, आदिलाबाद और फिरोजाबाद, फिरोज कोटला, ये सब अब क्या है ये दिल्ली का ही पार्ट है। तो हम लोग दिल्ली सुल्तान में कौन कौन से 5 राजवंश थे है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ एक मैप है कि इल्तुतमिश के टाइम पे जो है कि कौन कौन से जो डार्क ग्रीन पार्ट में है वो क्या है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के टाइम पे क्या था, कौन सा था, दिल्ली का एरिया था। और बाद में जो था कि इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला है ना। तो यहाँ पे ये मैप है, इतना क्लियर नहीं है, इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन 5 जो राजवंश है एक के बाद आए उनका डेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, एक लिस्ट तालिका दिया हुआ है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जो लोग आए थे उनको क्या है कि प्रारंभिक तुर्क शासक या गुलाम वंश भी जो कहते हैं, तो उनका टाइम क्या था 1206 से 1290 तक था। उनमें से जो महत्वपूर्ण शासक थे उनका टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देखेंगे कि पहले जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनका टाइम पीरियड क्या था 1206 से 1210 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से 1236 ईस्वी था। वहीं रजिया का जो टाइम पीरियड कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनका टाइम पीरियड 1206 से 1210 ईस्वी था। वहीं इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था 1210 से 1236। रजिया जो थे वो एकमात्र महिला शासिका थी, उनका टाइम पीरियड था 1236 से 1240। और जो सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे वो गुलाम वंश या ममलूक वंश के वो थे बलबन, जिसका टाइम पीरियड 1266 से 1287 था। आगे जो है ये मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य है, तो इन दोनों को हमको कंपेयर करना है कि मोहम्मद गौरी के टाइम पे कितना साम्राज्य था और मोहम्मद तुगलक का जो साम्राज्य था उसका टाइम पीरियड क्या था कि 1324 से 1351 तक का जो टाइम पीरियड था वो था। तो ममलूक वंश के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो जिनका वंश जो इनका शासन रहा वो थे खिलजी वंश, और उनका टाइम पीरियड था 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी जिनका टाइम तो जलालुद्दीन खिलजी ने इनका जो है संस्थापक थे और इनका टाइम पीरियड था 1290 से 96। और सबसे इंपॉर्टेंट जो खिलजी वंश के शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी, और उनका टाइम पीरियड 1296 से 1316 तक था। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना 1320 से में हुई और इसका टाइम पीरियड 1320 से 1414 ईस्वी था। गयासुद्दीन तुगलक जो थे इनके संस्थापक थे और 1320 से 1324 तक इन्होंने शासन किया। उनके बाद मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। उसके बाद कुछ छोटे राजा है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं थे। और ये जो फिर अब यहाँ पे एक मैप है, ये है इब्राहिम लोदी के टाइम पे भारत राज का कितना विस्तार हुआ था उनके बारे में दिखाया गया है। तो तुगलक वंश के बाद जो इम्पोर्टेंट वंश आया वो है सैयद वंश। इसका टाइम पीरियड 1414 से 1451 था। इसमें सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण राजा थे, मतलब जो शासक थे
वो कौन थे? 1414 से 1421 के बीच खिज्र खां का शासन था। उसके बाद जो था सबसे आखिरी वंश जो थे वो लोदी वंश थे, और लोदी वंश का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी जो दो इंपॉर्टेंट रूलर थे, इसमें से 1451 से 1400 क्या है 1489 तक बहलोल लोदी ने यहाँ पे शासन किया, और 1570 से 1526 मतलब 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी जो आखिरी दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी शासक थे। उसके बाद क्या है कि मुगल वंश का जो है यहाँ पे स्थापना हो गया था। तो ये था कि दिल्ली के प्राथमिक जो तुर्क शासन थे उनका टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि तुर्क शासन का जो स्थापना हुआ था वो कैसे हुआ था, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि गंगा जमुना का जो दोआब था वो क्या था। तो गंगा एवं जमुना नदी के बीच की जो भूमि थी उसे गंगा जमुना दोआब कहा जाता है। दोआब का अर्थ ही क्या होता है कि दो नदियों के बीच की जो धरती होती है उसे हम लोग दोआब कहते हैं। आब मतलब नदी, तो दो नदियों के बीच की धरती दोआब कहलाती है। तो गंगा एक नदी है, जमुना एक नदी है, उसी को गंगा जमुना दोआब कहते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गोरी नाम के जो थे तुर्क आक्रमणकारी ने जब क्या किया कि पंजाब और मुल्तान से लेकर संपूर्ण गंगा दोआब के प्रदेशों पर अधिकार जमाने में जो है वो सफलता पाई थी। तो कहाँ कहाँ से? पंजाब से लेकर मुल्तान, और वहां से लेकर जो भी गंगा जमुना जो दोआब क्षेत्र था वहां पर अपना अधिकार जमाने में जो है वो सफल हो पाया था। और उसका जो एक गुलाम था, गुलाम सेना नायक था, उनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है उसने भारत के प्रदेशों की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई तो उसके जो प्रमुख गुलाम अधिकारी थे तो उसने क्या उनके राज्य को आपस में बांट लिया, और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनको सिंध एवं मुल्तान के अतिरिक्त जो शेष भारतीय प्रांत थे उनका जो है वो नियंत्रण प्राप्त था। मतलब उनका जो हिस्सा वो कुतुबुद्दीन ऐबक में आया, भारत का हिस्सा। परंतु तुर्क राज को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का जो श्रेय जाता है उसको इल्तुतमिश से अल्तमश को प्राप्त होता है। और उसने क्या किया, मध्य एशिया से संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसने क्या किया, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने कि मध्य एशिया से जो है अपना संबंध विच्छेद कर दिया और भारत को जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। और उसने सुल्तान की उपाधि भी जो है खलीफा से प्राप्त की। तो उस टाइम पे क्या है कि जो खलीफा थे उनका मान्यता चाहिए होता था, तो उसने खलीफा से क्या है कि सुल्तान के जो टाइटल है, उपाधि है, उसने प्राप्त किया। और उसके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, उसमें रजिया सुल्तान जो उसकी बेटी थी वो एकमात्र महिला सुल्तान होने का जो है विशिष्ट महत्व रखती है। किंतु उसका शासनकाल जो था विफलता में समाप्त हुआ। तो रजिया जो थी वो तो बहुत साहसी थी, बहुत पराक्रमी थी, लेकिन बहुत सारे वजह के कारण उनका जो शासनकाल था वो बहुत ही विफलता में समाप्त हुआ। तुर्क राज को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम, तो रजिया के बाद जो था तुर्क इस राज को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम, उसको मजबूती देने का काम जिन्होंने किया उस रूलर का नाम, शासक का नाम बलबन था। तो इन शासकों को क्या है कि ममलूक भी कहा जाता है। और क्योंकि ये सुल्तान के गुलाम ममलूक के रूप में कार्यरत थे, क्योंकि इनकी सत्ता का केंद्र दिल्ली था, अतः उनके राज को दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। तुर्क राज के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो है अपने राज्य का विस्तार किया। तो हम लोग मानचित्र 1 और मानचित्र 2 जो है दोनों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसका जब मानचित्र 2 को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि जो प्रारंभिक तुर्क शासक था उसके राज्य की सीमा जो है वो कहाँ तक फैली हुई थी, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने ममलूक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। और इस वंश के जो सबसे प्रसिद्ध सुल्तान थे वो थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और उन्होंने तुर्क राज की सीमा को बढ़ाने के लिए जो है सैनिक अभियान चलाया। उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर तथा चित्तौड़ की लड़ाई में भी जो है सफलता पाई। तो ये क्या कौन पाए थे? खिलजी वंश। ममलूक वंश के बाद जो है जो बहुत महत्वपूर्ण वंश आया शासन में, उसमें खिलजी वंश, और उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो बहुत ही पराक्रमी थे, और उन्होंने अपनी सीमा को बहुत दूर तक बढ़ाया, और उसने बढ़ाने के लिए बहुत सारे सैनिक अभियान भी चलाए। और इससे उसने क्या किया कि गुजरात, मालवा, रणथंभौर तथा चित्तौड़ में जो है अपना लड़ाई में सफलता पाई, और वहां तक जो है अपना शासन को बढ़ा लिया था। उन तो खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसका भी एक गुलाम था। वो तो उनका गुलाम कौन थे? मलिक काफूर था। और मलिक काफूर जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सेना नायक था। तो उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत में भी भेजा था। उसने क्या किया कि देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई ये सब भी क्या है विजय हासिल कर लिया था। क्योंकि दक्षिण भारत के ये राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को क्या है वार्षिक कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी।
उन्होंने जीत तो लिया था उन क्षेत्रों को, लेकिन क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर था तो डिस्टेंस होने की वजह से क्या किया कि उन राजाओं को वो वापस कर दिया। लेकिन उनको कहा कि उन राज्यों के बदले उनको अलाउद्दीन खिलजी को तो अपना शासक मानना पड़ेगा और उनको अपना क्या है कि वार्षिक कर देना होगा। इस शर्त पे उन्होंने जो है उनका क्षेत्र उनको वापस लौटा दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके जस्ट ऑपोजिट बाद में जो तुगलक वंश आए, तो उसमें से एक जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि उन्होंने अपने शासनकाल में तुर्क राज की सीमा जो है अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ उन्होंने क्या एक बहुत बड़े साम्राज्य की उसने रक्षा की और पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोल आक्रमणकारियों को निर्णायक ढंग से हराया। और उसने क्या कि एक तो साम्राज्य की रक्षा की ही, और जबकि पश्चिम जो दिशा था, मतलब जो पश्चिम में सीमा था, उस पर मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा था उसको भी निर्णायक ढंग से हराया ताकि वो दोबारा आक्रमण ना कर सके। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका नियंत्रण जो है फिर सीमा तक प्रभावी था। फिर उन्होंने जो है जो भी उनका सीमा था वहां तक उनका नियंत्रण प्रभावी था। और जो है अब हम लोग पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक अभियान कहाँ से कहाँ तक आया था। और आगे ये भी जानेंगे कि तुगलक वंश के बाद जो है कि दिल्ली और आगरा पर किस तरह सैयद और लोदी वंश का जो शासक था वो किस तरह से हुआ था वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक मैप पे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक अभियान था वो कहाँ से कहाँ तक गया था। तो ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना कि उन्होंने दिल्ली से जो है उन्होंने किया था। तो 1209 में सबसे पहले गुजरात में किया था, और 1209 के बाद फिर 1301 में रणथंभौर पर किया, और 1301 के बाद 1302 से 3 के बीच वारंगल, और 1303 में चित्तौड़ में। तो देवगिरी जो था ये एक तरह से केंद्र में था, तो हर कोई चाहता था देवगिरी पर क्या है कि वहां पर उनका शासन हो जाए, अधिपत्य हो जाए। तो कड़ा जो था, कड़ा के जो थे, कड़ा से फिर उन्होंने देवगिरी पर किया, और देवगिरी से फिर उन्होंने वारंगल, और इधर के जो होयसल द्वार समुद्र, और फिर द्वार समुद्र से फिर क्या है कि तंजावुर और मदुरई तक की जो है उन्होंने यात्रा की थी, और यहाँ पे उन्होंने अपना आक्रमण किया था। तो ये रूट्स को दिखाया गया है और इसके टाइम पीरियड्स को दिखाया गया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दिल्ली के जो सुल्तान थे वो शासन कैसे चलाते थे। तो दिल्ली के सल्तनत का जो विस्तार था वो भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र में हो गया था, और इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को क्या है सूबेदार, सेनापति एवं क्या है प्रशासकों की जो है जरूरत पड़ती थी। और इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में क्या है अमीर कहा जाता था, जो सल्तनत काल में मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। और दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने क्या है कि अपने विश्वसनीय एवं योग्य गुलामों को ऊंचे प्रशासकीय पदों एवं सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। इन गुलामों को खरीदकर बड़ी सावधानी से सैनिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए जो है प्रशिक्षित किया जाता था। और ये गुलाम जो था अपने मालिक जो है या फिर सुल्तान के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर एवं वफादार थे। वहीं खिलजी एवं तुगलक शासक भी जो थे वो गुलामों का उपयोग करते रहे, लेकिन उन्होंने क्या है कि निम्न वर्ग के लोगों को भी क्या है कि ऊंचे राजनीतिक पद प्रदान किए। इससे क्या है भारतीय मुसलमान जो थे जिसमें हिंदू, जैन, अफगान, अरब आदि शामिल थे, तो इससे क्या है राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। इतिहासकार थे, एक बहुत फेमस इतिहासकार कौन थे, बर्नी जो थे, शमसी बर्नी। तो इन्होंने क्या था कि उन्होंने शोक प्रकट करते हुए लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ऊंचे पद जो है प्रदान कर दिए। तो ये बर्नी के लिए क्या था कि अच्छी बात नहीं थी, बर्नी इसको अच्छा नहीं मानता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है जो नीचे कुल में जन्मे लोग हैं उनको भी क्या है कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठाया था। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे सभी लोग सक्षम और योग्य व्यक्ति थे, और उनकी नियुक्ति जो है वो तर्कसंगत थी। और ये बर्नी का जो है पूर्वाग्रह है जिसके कारण वो सुल्तान की आलोचना करता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है जिनको भी ऊंचे पद पे रखा था उन्होंने बहुत ही योग्य व्यक्तियों को ही रखा था। तो ये बहुत ही लॉजिकल था कि ऐसे लोगों को मतलब पद पे रखना चाहिए। लेकिन बर्नी जो थे, जो इतिहासकार थे, उनकी जो सोच थी वो व्यक्तिगत रूप से क्या है और पूर्वाग्रह के पे बेस्ड था। इसीलिए क्या है वो सुल्तान की आलोचना करते थे। और मध्ययुगीन समाज में इस प्रकार का पूर्वा का होना भी कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो लोगों की सोच थी वो बहुत ही अति संकोचित थी। अमीर वर्ग के जो लोग थे वो अब क्या है कि वो सुल्तान के प्रति वफादार तो रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वो वफादार नहीं थे। और सामान्यतः क्या थे कि शासक बदलने के साथ ही जो अमीर या अधिकारी होते थे वो सेनानायक भी बदल जाते थे, और फलस्वरूप क्या है कि नए और पुराने अमीरों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन जो है वो शुरू हो जाती थी। और कुछ अमीर तो जो है इतने शक्तिशाली होते थे कि ये सुल्तान तक बन जाते थे। इस प्रकार सुल्तान का पद अमीरों की महत्वाकांक्षा के सामने जो है वो सुरक्षित नहीं रहता था। अमीर भी ये विश्वास रखते थे कि उनको भी शासन करने का जो है वो समान अधिकार है। तो इसीलिए क्या है कि हमेशा अमीर थोड़ा सा अगर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो वो क्या करते थे कि सुल्तान को हराकर खुद भी सुल्तान बन जाता था। तो इससे क्या होता है कि अमीर का ये विश्वास था कि उन शासन करने का अधिकार उनको भी है, इसीलिए वो लोग ऐसा करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में।
तो जब हम दिल्ली सुल्तानों के शासन के तरीकों के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ेंगे कि अमीरों की नियुक्ति जो है वो प्रशासनिक पदों पर की जाती थी और सुल्तान अमीरों के सहयोग से ही जो है शासन चलाने का काम करते थे। तो केंद्रीय प्रशासन में जो था वित्त विभाग जो सब फिनांस जो होता था तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो वित्त विभाग में जो है वजारत में जो है वजीर का स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका कार्य क्या क्या था, तो पहला था राजस्व वसूल करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, अक्ता देने की व्यवस्था करना। तो क्या क्या काम था, पहला तो था राजस्व या टैक्स वसूल करना, दूसरा था आय या व्यय पर नियंत्रण रखना, तीसरा था वेतन बांटना और चौथा था इक्ता देने का जो है व्यवस्था करना। ये भी किसका काम था, वजीर का काम था। और अन्य पदाधिकारियों में जो थे वो थे आरिज ममालिक। आरिज ममालिक कौन होते थे, तो ये सुल्तान के सेना का प्रबंधक होता था। फिर होते थे वकील दार जो राज परिवार की देखरेख करते थे, उनको क्या कहा जाता था, वकील दार या वकील दर। फिर काजी जो होते थे वो मुख्य न्यायाधीश होते थे। दीवान इंसा जो होते थे वो राजकीय फरमान जारी करने वाला होता था या लेटर जो डिपार्टमेंट होता था पोस्टल डिपार्टमेंट उसका हेड होता था। वहीं बरीद मुवालिक जो होता था वो स्पाई एजेंट होता था, मतलब गुप्त रूप से सूचना एकत्र करने वाली जो होते करने वाली जो पदाधिकारी होते थे वो होते थे और इसमें शामिल थे। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पोस्ट थे वो थे, पहला तो थे वजीर और वजीर के बाद जो थे वो थे कौन, आरिजे ममालिक, फिर थे वकील दार, फिर थे काजी, चीफ जस्टिस और दीवाने इंसान जो पोस्टल डिपार्टमेंट के हेड थे और बरीद ममालिक जो स्पाई एजेंट थे, मतलब गुप्त रूप से सूचना एकत्र करते थे। तो अक्ता व्यवस्था क्या था कि दिल्ली के जो तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में जो है वो नियुक्त किया था और ये इलाके क्या है, अक्ता कहलाते थे। और इसके अधिकारी जो है नुक्ती या वली कहलाते थे। क्या कहलाते थे, नुक्ती या वली कहलाते थे। जो अक्ता के क्या होते थे, जिनको अक्ता मिलता था, है ना, जो इनके अधिकारी होते थे। और जो वली होते थे उनका दायित्व क्या होता था कि अक्ता में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक की मदद देना तथा भूमि कर की वसूली करना। ये सब क्या होता था कि यह नुक्ती या वली का ही काम होता था। और ये जो अधिकारी होते थे ये अपने सेवा के बदले क्या है, वेतन के रूप में राजस्व वसूली का जो है एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे, जिससे क्या होता था कि अपने सैनिकों को वेतन दिया करते थे। तो ये वली जो होते थे उन क्या करते थे कि उनका काम तो क्या करता था कि सुल्तान को सैनिक भी मदद करते थे और भूमि कर का जो टैक्स जो है वसूल करने में भी ये मदद करते थे। और अपनी सेवा के बदले में वेतन के रूप में क्या करते थे, राजस्व वसूली का कुछ जो भाग होता था सम परसेंटेज वो अपने पास रख लेते थे। और उन्हीं में जो है राजस्व वसूली के जिससे वो रखते थे उससे क्या है, वो जो उनके सैनिक होते थे जिससे वो क्या सुल्तान को सैनिक की मदद करते थे वो वेतन भी दिया करते थे। और बचे हुए जो अतिरिक्त राजस्व होते थे वो सरकारी खजाने में भेज देते थे। तो मुफ्ती लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें कोई भी अख्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था। तो ये मुफ्ती या फिर ये वली जो है वो बहुत स्ट्रांग ना हो जाए फिर, तो इस पे कंट्रोल रखने के लिए जो सुल्तान होते थे उन्हें भी क्या है कि थोड़े थोड़े समय के लिए जो है अख्ता दिया जाता था, फिर जो है उनसे वो छीन लिया जाता था ताकि उनका जो पद है वो अनुवांशिक ना बन जाए, हेरेडिटरी ना बन जाए। और कुछ अंतराल के बाद उनका जो है ट्रांसफर भी किया जाता था, स्थानांतरण भी किया जाता था। तो एक अख्ते से दूसरे अख्ते में जो उनका ट्रांसफर किया जाता था, तो मुक्ति द्वारा वसूल किए गए राजस्व का बड़ी सावधानी से हिसाब रखने के लिए क्या है, आमिल नामक जो है एक लेखा अधिकारी अख्ताओं में रखा जाता था। तो ये जो अख्ता थे वो क्या करते थे, तो टैक्स भी कलेक्ट करते थे। तो अब उनका भी है और वो उन टैक्स के पैसे से क्या करते थे, सैनिकों को जो थे वो वेतन भी देते थे और बाकी बचे हुए टैक्स को सरकारी खजाने में जमा कर देते थे। और ये मुफ्ती बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाए इसलिए उनको समय समय पर भी क्या किया जाता था, बदल भी दिया जाता था और कभी कभी इनको ट्रांसफर भी कर दिया जाता था। और ये जो वली या मुफ्ती का पोस्ट था ये हेरिडिटरी नहीं था, ये सुल्तान के इच्छा के अकॉर्डिंग था कि वो कभी भी किसी को रख सकता है। तो इन पे अब कंट्रोल रखने के लिए एक आमिल नामक जो है लेखा अधिकारी भी क्या है, अधिकारी आख्ताओं के अंडर में रखे जाते थे। तो आमिल नामक जो अधिकारी होता था ये क्या होता था, लेखा अधिकारी होता था। और लेखा अधिकारी का क्या काम था, उनको सख्ती से क्या हिदायत दी जाती थी कि यह राज्य द्वारा निर्धारित कर ही क्या है वो वसूले, ये नहीं कि ज्यादा वसूले और जो है राजा को जो है या सुल्तान को जो है उनको कम राजस्व भेजे। तो ये अख्ता व्यवस्था क्या है कि प्रांतीय प्रशासन की इकाई के रूप में जो है कार्य करता था। तो यहाँ पे एक कॉलम है उसमें क्या है, मुफ्ती के अधिकार के बारे में लिखा हुआ है। तो निजामिल मुल्क जो एक थे उन्होंने तो एक सियासतनामा की रचना की थी और सियासतनामा के अनुसार जो है ये कॉलम है। तो उन्हें क्या है, उन्हें उन्हें मतलब मुफ्ती को ये समझना चाहिए कि प्रजा किसानों पर उनका अधिकार केवल शांतिपूर्ण तरीके से जो उचित धन है या भूमिकर है अथवा प्राधिकार जो है माले हक वसूल करने का है। प्रजा के जीवन संपत्ति और परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहिए और मुक्ति को उन पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि अगर प्रजा सुल्तान से सीधे कोई आवेदन या प्रार्थना करना चाहती है तो मुफ्ती उन्हें रोकना नहीं चाहिए।
जो मुक्ति इन नियमों का उल्लंघन करे उसे बर्खास्त और दंडित करना चाहिए। और मुक्ति और बलि क्या है उन प्रजा पर उसी प्रकार नियंत्रक है जैसे कि शासक अन्य मुक्तियों पर क्या है नियंत्रण रखता है। 3 या 4 वर्ष बाद क्या है आमिल और मुक्ति का जो स्थानांतरण कर देना चाहिए ताकि ये स्थानीय स्तर पर क्या है अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि एकताओं में मुक्ति और आमिल का है क्या-क्या अधिकार और क्या-क्या दायित्व थे, ये हम लोग समझ गए हैं या फिर समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन के बारे में। तो स्थानीय प्रशासन में क्या आता है कि जो समकालीन स्रोतों से जो हमें स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो स्थानीय स्रोतों में एक सिक नामक एक प्रशासनिक इकाई की जानकारी मिलती है। और सिक क्या होता था? तो सिक जो होता है कि वो प्रशासनिक इकाई है और उस पे क्या है जो अधिकारी होता था सिक का जो अधिकारी जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं सिकदार कहते हैं। और यानी कि सिकदार मतलब राजस्व अधिकारी और फौजदार जो होते हैं वो सैनिक अधिकारी होते हैं। और ये दोनों जो है सिकदार और फौजदार ये दोनों सिख से जुड़े पदाधिकारी थे। और ये अपने इलाके में जो है शांति व्यवस्था कायम करने का काम करते थे। साथ ही क्या है कि राजस्व वसूली भी जो है इनके द्वारा की जाती थी। चौधरी तो सिख के बाद अब एक चौधरी है। तो लगभग चौधरी जो होता था लगभग 100 गांवों का जो है वो प्रधान होता था। और बाद में जो है इस बाद के समय में चौधरी जो है ये क्या है कि परगना नामक प्रशासनिक इकाई का केंद्र बन गया। तो चौधरी जो है वो हट गया और बाद में ये परगना नामक प्रशासनिक इकाई के रूप में इकाई का जो है केंद्र बन गया। और गांव जो होता है शासन की सबसे छोटी इकाई थी। और गांव के प्रमुख अधिकारी में कौन कौन आते थे जैसे खुद मुकद्दम पटवारी ये सब क्या है गांव के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे खुद मुकद्दम एवं पटवारी। पटवारी क्या है वो लेखा पदाधिकारी होता था जो गांव की भूमि और लगान का जो है वो लेखा जोखा रखता था। और गांव में जो है ग्राम पंचायतों का अगर झगड़ा हो गया तो उसका निपटारा भी कौन करते थे तो ये पटवारी ही करते थे। मंगोलों का खतरा तो तुर्क अफगान शासक का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके टाइम लाइन में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि घटना है इंसिडेंट है मंगोलों का खतरा। तो मंगोल का जो आक्रमण था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1219 ईस्वी में मंगोलों में क्या है कि जो चंगेज खान के नेतृत्व में उन्होंने मंगोलों ने ट्रांस ऑक्सिनिया जिसे क्या अब हम उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं तो उस पर हमला किया। और इसके क्या है शीघ्र बाद ही दिल्ली के तुर्क राज को भी उनका आक्रमण जो है झेलना पड़ा। तो उस टाइम पे कौन थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में जो है दिल्ली पर मंगोलों का जो आक्रमण बहुत बढ़ गया था। और इससे मजबूर होकर जो तुगलक वंश भी थे और खिलजी वंश थे दोनों सुल्तानों ने जो है एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। और इतनी बड़ी सेना को संभालना जो है वो प्रशासन के लिए भी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती का सामना दिल्ली के सुल्तानों ने कैसे किया तो इसी के बारे में हम लोग जो सैनिक प्रशासन है उस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सैनिक विभाग को क्या है दीवाने अर्ज जो कहा जाता था क्या कहा जाता था दीवाने अर्ज जो होता था वो सैनिक विभाग को ही कहा जाता था। और सैनिक विभाग का जो प्रमुख अधिकारी है उसे क्या है आरिजे ममालिक के नाम से जाना जाता था। तो आरिजे ममालिक कहते हैं कि वो सैनिकों की भर्ती निरीक्षण एवं वेतन देने का कार्य करता था। और दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने जो है एक विशाल सेना का निर्माण किया था और उसकी देखरेख पर जो है विशेष ध्यान देते थे। तो हम लोग क्या है जानते हैं जो खासकर खिलजी वंश जो था उन्होंने जो एक विशाल खिलजी वंश में भी जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने क्या है कि एक विशाल सेना का निर्माण किया था और उनकी देख रेख पर विशेष ध्यान दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना की भर्ती एवं देखभाल के लिए उन्होंने कुछ नियम भी बनाए थे। और उसने क्या है कि सबसे पहले उन्होंने सैनिकों का हुलिया या पहचान क्या है रखने पर जोर दिया था। तो यहाँ पे एक चित्र है इसमें एक सल्तनत कालीन जो सैनिक होते हैं उसके बारे में यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ है जो दाग या हुलिया जो था कि हुलिया के माध्यम से सैनिकों को पहचान करने की जो प्रथा थी उसने किसने शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। और उसने क्या है कि ये आदेश दिया था कि घोड़े पर क्या है जो है दाग लगाया जाए यानी कि इस पे मार्क किया जाए ताकि अगर निरीक्षण के समय कोई भी सेना नायक जो है गलत तरीके अपनाकर एक बार जो है एक ही घोड़ा ना दिखा सके या निम्न कोटि का जो है घोड़ा ना रख सके। तो जो भी घोड़ा सुल्तान के अंडर में है सैनिक विभाग में है वो सारे क्या है चुस्त दुरुस्त होना चाहिए हट्टे कट्टे होना चाहिए। तो उन्होंने घोड़ा के पहचान के लिए और सैनिकों के पहचान के लिए जो है दाग प्रथा का शुरुआत किया था। तो दाग में क्या होता है ब्रांडिंग या मार्किंग से क्या होता है कि घोड़ा में एक पहचान बना दिया जाता था ताकि कोई क्या है कि एक ही बार में जो है एक ही घोड़ा को बार बार ना दिखा सके या फिर जो निम्न कोटि का है लोअर क्वालिटी का जो घोड़ा है उसको ना दिखा सके या रख सके। तो आरंभिक तुर्क सुल्तानों के समय में घुड़सवार सैनिकों का जो नकद वेतन के बदले दिल्ली के निकट के गांव में भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया गया। तो शुरू में क्या है उनको वेतन के बदले क्या था कि नकद वेतन नहीं दिया जाता था बल्कि कुछ गांव अलॉट कर दिया जाता था और कहा जाता था कि वहां से जो टैक्स कलेक्ट हो वो तुम लोग रख लेना। लेकिन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने इस प्रथा को रोक लगाया टैक्स कलेक्ट करने का और उन्होंने जो अपने सैनिकों को नकद वेतन देने की जो है शुरुआत की।
और उसके समय क्या था कि एक घुड़सवार जो था सैनिक को 234 टंका जो है प्रतिवर्ष वेतन मिलता था। तो कितना टंका प्रतिवर्ष वेतन मिलता था? 234 टंका। और जो सैनिक जो है एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था उसमें क्या है 78 टंका और मिलते थे। तो अगर कोई सैनिक जो है एक एक्स्ट्रा घोड़ा रखेगा तो उसके देखभाल के लिए है ना, उसके लिए उसको 78 टंका का जो है वेतन और मिलेगा। और एक घोड़ा रखने पर एक सैनिक और एक घोड़ा को 234 टंका मिलता था। और दिल्ली के सुल्तानों ने जो है मजबूत सैनिक जो है ताकत पर ही भारत में एक विशाल तुर्क राज की स्थापना की थी। दिल्ली के सुल्तान जो है या फिर खासकर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उन्होंने कहा कि मजबूत सैनिक के भरोसे पर ही एक विशाल तुर्क राज की स्थापना जो है भारत में की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नियंत्रण प्रथा थी, मूल नियंत्रण का जो सिस्टम था वो भी जो है सैनिक के मतलब क्या है कि सेना की व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली पर क्या है बार बार होने वाले मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना खड़ी की और उन्होंने उसे क्या है नकद वेतन दिया। तो समकालीन इतिहासकार जो है उनके बारे में क्या लिखते हैं कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना जो है 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की। परंतु क्या है अब वेतन कम हो गया तो सैनिकों को असुविधा भी तो हो सकती है। तो उसने क्या किया कि परंतु उसके सैनिक जो है सुविधा पूर्वक रह सके इसलिए उन्होंने वस्तुओं के मूल्य को जो है निश्चित किया और उनकी दरें जो है वो कम कर दी। तो ये जो वहाँ उस टाइम के जो एक समकालीन इतिहासकार थे उन्होंने लिखा है। एक अन्य समकालीन लेखक थे, उन्होंने क्या लिखा है तो उनके अनुसार क्या था कि वस्तुओं का मूल्य जो है वो निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना था। और अलाउद्दीन ने अपने एक अमीर से एक बार कहा था, तो यहाँ पे अलाउद्दीन का जो एक कोर्स दिया हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि मैं जनता को धन भी दूं तो ये प्रसन्न नहीं होगी, है ना। इसीलिए मैंने खाद्य सामग्री को क्या है कि सस्ता करने का निश्चय किया है और इसका लाभ जो है वो प्रत्येक तक पहुंचेगा। और इसी प्रकार अनाज जो है वो सस्ता कर दिया जाएगा और मैं नगर में अनाज लाने वाले जो नैगान होते थे, मतलब नैगान किसको बोला जाता था, जो घुमक्कर व्यापारी है, उनको बुला भेजूंगा। अनाज क्रय करने और नगर में लाने हेतु उन्हें क्या है कि कोषागार से धन दूंगा और मैं व्यापारियों को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए क्या है कि वस्त्र और अन्न दूंगा। तो ये जो है उन्होंने कि ताकि खाद्य सामग्री को सस्ता करने के लिए ये सब उपाय किया था। तो सुल्तान ने क्या है कि तो इसी तरह क्या सुल्तान ने क्या है कि खाद्यान्नों से लेकर वस्त्र, दास, मवेशी और दैनिक जीवन के उपयोग की जो जितनी भी वस्तुएं होती है सारी वस्तुओं का जो है कीमत निर्धारित कर दिया था और प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार भी क्या है वो निश्चित किया गया। अनाज के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय या दल, घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए जो है वो पृथक बाजार जो है वो निश्चित किया गया था। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है उसमें से हम लोग देख सकते हैं और ये समकालीन साधनों के आधार पर ये लिस्ट जो है यहाँ पे कलेक्ट किया गया है कि उस टाइम पे विभिन्न वस्तुओं की जो है कितनी कितनी कम कीमत थी। तो यहाँ पे मैं एक दो पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे गेहूं है तो वो कितना था 7.5 जीतल प्रति मन था। वही शक्कर जो था वो क्या था 1 जीतल का 1 सेर था। कपड़ा जो था महीन अगर है तो क्या है कि 1 टंका में क्या है 20 गज कपड़ा मिल जाता था। टट्टू जो है वो क्या है 10 से 25 टंका, टट्टू मतलब घोड़ा ही होता था, है ना, वो सबसे लास्ट क्वालिटी का घोड़ा होता था। तो घोड़े के भी जो रेंज थे यहाँ पे दिखा बताया गया है। जो दासी होते थे वो 5 से 12 टंकी और जो दास होते थे उसका 20 से 30 टंका। तो ये यहाँ पे जो है वो दास का है, मजदूर दास का अलग है, गाय का और भैंस का जो भी दाम यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। तो सब चीज का जो है रेट जो है अलाउद्दीन खिलजी ने फिक्स किया था। तो यहाँ पे एक कॉलम है उसमें क्या लिखा हुआ है कि 48 जीतल का जो है 1 टंका होता था और आज के जो है चांदी के 1 रुपये के बराबर होता था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय का जो एक मन जो है आज का लगभग 15 किलोग्राम के बराबर थी। तो बाजार में क्या है अनाज की आपूर्ति करने के लिए किसान को है अपनी उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया और किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक अनाजों को सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथे बेचने पर मजबूर किया गया। तो यहाँ पे एक साइड इफेक्ट भी था कि बाजार में जो अनाज की आपूर्ति हो इसके लिए उन्होंने किसानों से कहा कि जो उनका उपज है उसका आधा हिस्सा क्या है वो भूमि कर के रूप में जो है वो सरकार को दे दे। और किसान को क्या है कि अपनी आवश्यकताओं से अधिक अगर किसी किसान के पास अनाज है तो सरकारी दर पर वो व्यापारियों के हाथ में बेचने पर मजबूर किया। तो अनाज को क्या है गांव से बाजार तक लाने की जिम्मेदारी भी क्या है कि बंजारों को दी गई और लगान के रूप में प्राप्त अनाज को क्या है दिल्ली स्थित जो है सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था ताकि अगर अकाल आ जाए तो अकाल के समय में बाजार में क्या है कि अनाज की पूर्ति की जा सके। कपड़े के व्यापारियों को क्या है कि बाहर से कपड़ा लाने के लिए अग्रिम धन देने की भी व्यवस्था की गई थी और सभी व्यापारियों को है निश्चित मात्रा में वस्तुएं लाने एवं बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। व्यापारियों के व्यापार में जो हानि होती थी उसकी भरपाई क्या है सरकारी खजाने से की जाती थी।
उस अपने उपायों में सफल बनने के लिए सुल्तान ने क्या है कि बाजार नियंत्रण जो है, अब उन्होंने जो उपाय या नियम तो बना दिए, लेकिन उसमें उसको सफल बनने के लिए उन्होंने क्या किया है, बाजार नियंत्रक यानी कि सहना जो है, सहना या बरीद, सहना जो है वो कौन थे, बाजार नियंत्रक थे, और बरीद जो थे, बरीद कौन होते थे, वो भी एक स्पाई एजेंट थे, मतलब एक खुफिया अधिकारी का जो है, और एक मुन्हियान जो गुप्तचर होते थे। तो ये तीन जो है पद की जो है उन्होंने नियुक्ति की, और इसकी नियुक्ति सुल्तान की इन अधिकारियों के माध्यम से क्या है कि बाजार में जो भी गतिविधि होती थी, तो उसमें क्या है अवगत जो है, जो खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी, वो अवगत होते रहते थे। और क्या है कि जमाखोरी, चोर बाजारी, कम कम तौलने पर जो है कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। तो जमाखोरी, और अगर कोई चोर बाजारी करता है या फिर कम तौलता है तो उस पर बहुत ही कठोर दंड का व्यवस्था की गई थी। गुप्तचर जो थे वो बाजार में घूम घूम कर वस्तुओं के क्रय विक्रय की सूचनाएं जो है एकत्रित कर सुल्तान को जो है भेजते रहते थे। तथा अलाउद्दीन का जो है ये मूल, अब हम लोग का क्या है कि अलाउद्दीन का जो ये मूल नियंत्रण की व्यवस्था थी या मार्केट रेगुलेशन की जो पॉलिसी थी, उसको केवल दिल्ली में ही लागू की गई थी, अथवा क्या है साम्राज्य के अन्य भागों में या शहरों में भी लागू था। इतिहासकार फरिश्ता ने जो है मात्र इतना लिखा है कि वस्तुओं का जो मूल दिल्ली में थे वही राज्य के अन्य भागों में भी थे, परंतु बर्नी ने केवल दिल्ली और उसके आसपास के बाजारों की चर्चा की है। उसने लिखा है कि सुल्तान की नीति और नियमों से जो है अनेक वस्तुएं दिल्ली में क्या है सस्ती हो गई थी, और बरसों तक सस्ती रही, और वस्तुओं के सस्ती होने से और बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण जो है अनेक विद्वान, योग और कुशल व्यक्ति जो है दिल्ली में आकर बस गए थे। तो ये जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी थी, मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था, सिर्फ दिल्ली में थी या पूरा जो साम्राज्य है वहां पे भी थी। तो जो दो इतिहासकार थे, इतिहासकार फरिश्ता और इतिहासकार बर्नी, इन्होंने जो है अलग अलग लिखा है। तो उन्हें क्या लिखा है, इतिहासकार फरिश्ता ने सिर्फ क्या लिखा है कि वस्तुओं का जो मूल दिल्ली में था वो ही क्या है अन्य भागों में भी था, लेकिन बर्नी इसका कंट्रोवर्शियल रूप में ये लिखता है कि दिल्ली और उसके आसपास के बाजारों की चर्चा जो है उन्होंने तो लिखा है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि सुल्तान की नीति और नियमों से जो है अनेक वस्तुएं दिल्ली में काफी सस्ती होती थी और कई वर्षों तक सस्ती रही। इस और वस्तुओं के सस्ती होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे विद्वान और कुशल व्यक्ति जो थे उन्होंने क्या है दिल्ली में आकर वो लोग बस गए थे। तो ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 है, और जो है बाकी हिस्सा जो है हम लोग पार्ट 2 में पब्लिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को क्या है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले हमारे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों में, और अपना जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।